नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द मेंटर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करेंगे जो संविधान का भाग 6 है यानी राज्य सरकार। और राज्य सरकार के अंदर हम चर्चा करेंगे कि राज्य सरकार के अंदर कौन कौन से जो पदाधिकारी है उनकी चर्चा करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि ये टॉपिक किस तरीके से है राजस्थान के, या हम देखें कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें सामान्यतः ये पूछा जाता है कि राज्यपाल की शक्तियां क्या है, मुख्यमंत्री की स्थिति क्या है, महाधिवक्ता क्या है, राज्य मंत्री परिषद क्या है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट है उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे जो संविधान का भाग 6 है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि संविधान का भाग 6 क्या कहता है, उसमें उल्लेख किस चीज का है। तो जो संविधान का जो भाग 6 है वो किससे जुड़ा हुआ है, राज्य से जुड़ा हुआ है, यानी स्टेट से जुड़ा हुआ है, राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। और राज्य सरकार या कह सकते हैं राज्य से संबंधित इसमें आपको विभिन्न पदाधिकारी मिलेंगे। अब बात आती है कि राज्य के जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन शामिल होता है। राज्य, यहाँ राज्य प्रोविंस यानी प्रांत को कहा गया है। वैसे राज्य कहा जाता है किसी देश को। अमेरिका और भारत दो एक ऐसे देश है जहां पर वहां के जो प्रांत है, जो प्रोविंस है, उनको क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो स्टेट जो नाम है वो किसी देश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। राज्य की परिभाषा संविधान में अलग अलग दे रखी है। राज्य के लिए कब देश के लिए आएगा और कब प्रांत के लिए प्रयुक्त होगा, इसकी परिभाषा अलग अलग संदर्भ में है। तो जो राज्य की कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें शामिल है, अगर हम देखें, राज्यपाल। राज्यपाल सबसे बड़ा संवैधानिक पद है एक राज्य के अंदर। और उसके बाद में आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बाद में आगे हम पढ़ेंगे जो राज्य मंत्री परिषद है, यानी राज्य की मंत्री परिषद है, उसके बारे में देखेंगे, मंत्री परिषद है। और अंत में हम इसी में ही पढ़ेंगे महाधिवक्ता। यानी राज्य का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। इन सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट आता है उसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो इसमें राज्यपाल दे रखा है। हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान होना चाहिए कि संविधान का जो भाग 6 है और उसमें किसका उल्लेख मिलता है। हम सबसे पहले बात करेंगे राज्य के राज्यपाल के बारे में, गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी गवर्नर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका उल्लेख हमें कहां से कहां तक मिलेगा, जो भाग 6 है। तो संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक हमें इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 जिसमें संविधान के भाग 1 में आता है, यानी संविधान का भाग 1 केंद्र, भाग 2 नागरिकता केंद्र, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 केंद्र, राज्य सभी में ही आ जाता है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क्या मूल कर्तव्य, भाग 5 केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य यानी जो राज्य मंत्री परिषद यहां आएगी और वहां आएगी केंद्रीय मंत्री परिषद, महान्यायवादी। तो वो भाग 5 तक आते हैं। और भाग 6 में जो चर्चा की जाती है वो की जाती है राज्यपाल या राज्य सरकार की चर्चा की जाती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो राज्य के अंदर सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा होता है। संविधान की दृष्टि से राज्य के अंदर सबसे जो बड़ा पद होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है जी, बड़ा पद कौन सा होता है, राज्यपाल यानी गवर्नर का है। आप कहोगे कि ये जो राज्यपाल का पद है हमने कहां से लिया है, इसका हमें उल्लेख मिलता है जब हम संविधान के इकट्ठा कर रहे थे तो हमने कनाडा से राज्यपाल का पद ले लिया। ठीक है जी, कनाडा में भी गवर्नर की पोस्ट होती है, हमने भी वहां से रख ली। तो जो कनाडा
से हमने राज्यपाल का पद लिया है, हमने भी अपने देश में कर लिया है। देखिए, संविधान की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पद राज्यपाल का होता है और वो कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। प्रमुख भी होगा और नाम मात्र का भी होगा, यानी शक्तियां इसके पास होंगी लेकिन उसका प्रयोग वो अपने अधीनस्थों से के माध्यम से करेगा। अब अपने कहते हैं कि राज्यपाल, अगर हम देखें, ये मान लीजिए कोई स्टेट है, ठीक है जी, अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं, और इसमें अगर देखें सबसे बड़ा जो पद है वो किसका है? सबसे बड़ा 1 नंबर पर किसका आता है नाम? गवर्नर का आता है, राज्यपाल का आता है, ठीक है जी। उसके बाद को किसका नाम आता है जी? मुख्यमंत्री आता है। जो वास्तविक अध्यक्ष होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री, ये संभालता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर किसका नाम आता है? तीसरे नंबर पर नाम आता है राज्य मंत्री परिषद का, राज्य मंत्री परिषद का नाम आता है जी, ठीक है जी। इसके बाद में अगला किसका आएगा? वहां पर आएगा, हम देखते हैं, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता जो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। तो हम सबसे पहले राज्यपाल की बात करते हैं। ये क्या होता है? प्रमुख होता है लेकिन नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि ये वास्तविक जो शक्ति होती है वो किसके पास में होती है? सीएम के पास में होती है, ठीक है जी। राज्य मंत्री परिषद उसके सहयोग के लिए होती है। हालांकि ये होता एक ही है लेकिन अधिक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास में होती है। तो ये इस तरीके से अगर कर्म देखें, राज्यपाल संविधान की दृष्टि से सबसे बड़ा पद होता है। और अगर हम बात करें राज्य की कार्यपालिका में, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। आर्टिकल 152 क्या कहता है? अनुच्छेद 152 कहता है राज्य की परिभाषा, यानी राज्य हम किसे कहेंगे। देखिए, राज्य की परिभाषा अलग अलग दी गई है। तो अनुच्छेद 152 कहता है कि राज्य पर जनसंख्या शासन करे। यहां पर 3 चीजें होनी चाहिए, एक राज्य पर जनसंख्या, शासन और क्षेत्रफल, 3 चीजों का होना जरूरी है। लेकिन यहां पर जो राज्य है वो संप्रभुता का उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात अनुच्छेद जो 152 है वो क्या कह रहा है? अगर कोई राज्य बनेगा तो यहां पर राज्य की डेफिनेशन क्या है? राज्य की डेफिनेशन ये है कि जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है जी। और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए क्षेत्रफल होना चाहिए, जो कि राजस्थान का जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा क्या इन्होंने बताया? शासन होना चाहिए। जो तीसरी चीज इन्होंने बताई है, शासन होना चाहिए, यानी यहां पर शासन भी संचालित होना चाहिए। इसे अपने राज्य कहेंगे। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, संप्रभु नहीं होना चाहिए, संप्रभु नहीं होना चाहिए, संप्रभुता नहीं होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? आंतरिक व बाहरी किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अपने वाला राज्य है उसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है। राजस्थान संप्रभु राज्य नहीं है, इसमें शासन मिलेगा आपको, जनसंख्या मिलेगी, क्षेत्रफल मिलेगा। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार ये 3 चीजें होनी चाहिए। अगर इसको कोई फॉलो करता है तो उसे हम राज्य कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये चीजें होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है जी, ये वाली होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यपाल का पद, यानी राज्यपाल का पद का उल्लेख हमें अनुच्छेद 153 में मिलेगा। ये पद हमने कनाडा देश से लिया है और राज्य का सबसे बड़ा पद राज्यपाल का होता है। ध्यान रखना, आर्टिकल 153 के अनुसार एक बात का ध्यान रखो, हमने कहा अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 के अनुसार क्या है? राज्यपाल का पद। अगर पेपर में पूछे कि राज्यपाल का पद जो है वो उल्लेख कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है। ये किस देश से ग्रहण किया है? कनाडा से ग्रहण किया है,
कनाडा देश से ग्रहण किया है। ठीक है जी, कनाडा देश से हमने यह ग्रहण किया है। अब अपने बात आती है कि क्या एक राज्यपाल केवल एक के लिए बन सकता है? नहीं जी, एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। मान लीजिए किसी राज्य के अंदर राज्यपाल नहीं है तो यह दो राज्यों का एक राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। कैसे? संयुक्त रूप से बनाया जा सकता है। तो संयुक्त रूप से बनाया जा सकता है। मान लीजिए दो राज्य छोटे छोटे हैं और उसमें दोनों का एक ही राज्यपाल बनाना हो, बनाया जा सकता है। इन्हें जो वेतन मिलेगा वो दो का नहीं मिलेगा, वेतन एक का ही मिलेगा, बस अनुपात में मिलेगा। अनुपात का मतलब क्या है? जैसे अनुपात कुछ भी हो सकता है, राज्य की स्थिति पर निर्भर करेगा। 60-40 हो सकता है, यानी एक राज्य 60% देगा, दूसरा 40% देगा। 50-50 हो सकता है, 50-50 ऐसे हो सकता है उसका वेतन। लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से है, तो ये अनुपात में उसे वेतन मिलेगा। तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद का उल्लेख मिलता है। ठीक है जी, जो हमने कनाडा देश से ग्रहण किया है। तो 152 में राज्य की परिभाषा, 153 में राज्यपाल का पद। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। देखिए जी, हमने पढ़ा अनुच्छेद 152 कह रहा है राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 153 क्या कह रहा है? 153 कह रहा है राज्यपाल का पद का उल्लेख मिलता है। तो वहीं अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 154 कह रहा है राज्यपाल जो है वह औपचारिक प्रधान है, या यूं कहें नाम मात्र का प्रधान है। वास्तविक प्रधान कौन है? वास्तविक प्रधान है सीएम अर्थात मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। 154 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्यपाल किसी भी राज्य का औपचारिक प्रधान होगा और उसकी समस्त शक्तियां वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग करेगा। वहीं अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी पीएम की सलाह पर। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की क्या होगी? नियुक्ति होगी। नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? वो करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री कह देगा कि इस व्यक्ति को आप राज्यपाल बना दीजिए, तो इसे सलाह देगा, राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देगा। किसे? राज्यपाल को। अगर आपसे पूछे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपने राष्ट्रपति करना है, प्रधानमंत्री नहीं करना है। प्रधानमंत्री सलाह देता है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखें तो बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री ही कहता है राष्ट्रपति को कि इस व्यक्ति को कर दीजिए जी। तो अनुच्छेद 55 हो गया 100। इसके बाद में 156 में क्या बताया गया है? 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ध्यान रखना, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है जी, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है 156 के अनुसार।
यहाँ कार्यकाल का उल्लेख किया गया है 156 राज्यपाल का कार्यकाल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है, लेकिन सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष आप नहीं लिखोगे क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। 156 में ये बताया गया है। तो वहीं 157 में क्या है, राज्यपाल की योग्यताएं। तो राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, और उसकी कम से कम जो आयु है वो 35 साल होनी चाहिए, और वो किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 157 कह रहा है। 157 योग्यताओं की बात करता है। तो अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 157 है, अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख मिलता है। योग्यता क्या है उसकी, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया न हो, और क्या है, उस लाभ के पद पे न हो, और उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष न्यूनतम आयु। अधिकतम कितनी भी हो सकती है, न्यूनतम 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 100 क्या कह रहा है, 57 कह रहा है। वहीं अनुच्छेद 158 क्या कह रहा है, 158 कह रहा है, 158 कह रहा है वह संसद या विधान मंडल में किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी ना तो वो संसद के लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और इसकी शर्त में एक ये भी बात है कि वह जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति राजस्थान से है तो वो राजस्थान का राज्यपाल नहीं बन सकता है, ध्यान रखना, नहीं बन सकता है। वो जिस राज्य का होगा उसका राज्यपाल नहीं बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 158 में हम पढ़ेंगे जो राज्यपाल है उसकी शर्तें क्या है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल की शर्तें, शर्तें, ठीक है जी, शर्तें। वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद मतलब लोकसभा, ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, ठीक है जी, ना ही उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। और इसमें यह कहा गया है, इसमें जो कहा गया है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, वह जिस राज्य का राज्यपाल बन रहा है उसका निवासी नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये 158 शर्तों का उल्लेख करता है।
अगर हम कहें अनुच्छेद 159 क्या कहता है, अनुच्छेद 159 कहता है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो अगर हम बात करें अगर हम यहाँ बात करें कि अनुच्छेद 159 क्या कहता है, शपथ का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। आप कहोगे सर शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। ठीक है जी, चीफ जस्टिस दिलाता है। अगर वो ना हो तो अन्य वरिष्ठ जो होता है वो दिला सकता है, वरिष्ठ जो होगा वो दिला सकता है शपथ। तो शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में मिलता है, 159 में। और अनुच्छेद 160 क्या कहता है? 160 कहता है कि अगर कोई आकस्मिक स्थिति आ जाए, है ना, आकस्मिक स्थिति आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है और चर्चा करना पड़ जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल को बोल सकता है। उसके लिए निमंत्रित कारण के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को बोल सकता है, यानी विशेष स्थिति में राज्यपाल को यहाँ निर्देशित किया जा सकता है अनुच्छेद 160 के तहत। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 में क्या है, 161 में राज्यपाल की शक्तियां, यानी शक्तियां कहाँ है? अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की जो क्षमा और शक्तियां है उसका उल्लेख किया गया है। तात्पर्य क्या है? राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना सजा को कम करेगा, फांसी को नहीं रोक सकता है। अगर किसी को फांसी दी जा रही है तो रोक नहीं सकता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति उसे रोक सकता है, राज्यपाल फांसी की सजा को नहीं रोक सकता। और ध्यान रखना वह सेना विधि के द्वारा, मार्शल लॉ के द्वारा, सैन्य विधि द्वारा अगर किसी पर आरोप लगा है, सैन्य विधि की सजा को भी ये माफ नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। तो एक ध्यान रखना, बाकी ये किसी सजा को कम कर देगा, किसी को 10 साल की सजा हुई तो 5 की कर देगा, 15 की हुई है तो 10 की, रीति में परिवर्तन कर सकता है। अगर किसी को कठोर कारावास की सजा मिली है तो उसे सामान्य सजा में परिवर्तित कर सकता है। ये काम राज्यपाल का होता है, वो कर सकता है। अगर हम बात करें, ये थी 161 में हमने चर्चा की थी, जिसमें राज्यपाल की क्षमा याचना की शक्ति है, राज्यपाल किस किस को क्षमा कर सकता है। इसके बाद हम करेंगे जो राज्यपाल की शक्तियां हैं विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अपना अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो यहां अगर हम चर्चा करें तो अगर हम देखें अनुच्छेद 152 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 152 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा, जहां पर एक जनसंख्या होगी, एक क्षेत्रफल होगा और शासन चलेगा, लेकिन वो संप्रभु नहीं होना चाहिए, सॉवरेंट स्टेट नहीं होना चाहिए, उसे हम राज्य की परिभाषा देंगे। अगर हम देखें भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें से 28 राज्यों की जो खुद की एक क्षेत्र भी है, सरकार भी है और शासन भी चलता है, लेकिन 28 राज्य कोई भी संप्रभु नहीं है। 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम बात करें दिल्ली है, पौंडुचेरी है, तो इनकी विधानसभाएं भी है, वहाँ पर शासन भी संचालित किया जा रहा है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर अलग तरीके से होता है। ठीक है जी, तो एक बार हम देख लेते हैं किन किन चीजों का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 152 कह रहा है राज्य की परिभाषा, 153 राज्यपाल पद का उल्लेख है। वहीं पर अगर हम बात करें 154 में राज्यपाल की औपचारिक प्रधान के रूप में बताया गया है। वहीं 155 में जो राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर।
156 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। ठीक है, 5 साल तो नहीं कहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र भी दे सकता है, अगर त्याग पत्र भी दे सकता है, और अगर वो चाहे तो जब तक नया नहीं आता तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद, देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो हम सामान्यतः 30 वर्ष कर देते, 30 वर्ष नहीं है, 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए जो शर्तें हैं उनका उल्लेख है। वही अनुच्छेद 159 में क्या है, 159 में जो राज्यपाल को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ दिलाता है, यानी मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी जगह पर अन्य न्यायाधीश उसको शपथ दिला सकता है। 160 में ये कहा गया है कि अगर कोई आकस्मिक स्थिति आ जाए और उसके बारे में संविधान में चर्चा न की गई हो तो ऐसे मामले के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को आमंत्रित कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं। वह फांसी और सैन्य शासन को छोड़कर सभी प्रकार की जो सजाएं हैं उन्हें माफ कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर इसकी शक्तियों की अगर हम उल्लेख करें, अगर हम इसका उल्लेख करें तो अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। तो अगर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि जो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो वहां मुख्यमंत्री नहीं करना है। अगर हम देखें सबसे टॉप पे कौन होगा, अगर देखें एक पिरामिड के अनुसार शक्ति वितरित की जाती है। जैसे ये कार्यपालिका है, कार्यपालिका है, कौन सी कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका है। राज्य की कार्यपालिका सबसे टॉप में कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल सबसे टॉप पे होता है। उसके बाद में आएगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है जी। मुख्यमंत्री के बाद में मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद आएगी। उसके बाद में अंत में क्या आएंगे, महाधिवक्ता आएगा, महाधिवक्ता आएगा, और उसके बाद में कई आ जाएंगे छोटे मोटे करके इस तरीके। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है, वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154 में चर्चा की गई है कि औपचारिक रूप से राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। वह अपनी शक्तियों का जब भी प्रयोग करेगा वह अपने अधीनस्थ, अधीनस्थ कौन होंगे ये देख लीजिए आप, ये उसके अधीनस्थ होंगे। ये देखा जाए तो वास्तविक रूप से जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है जी, ठीक है जी, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमें थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद बताया गया है अनुच्छेद 161 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 161 कह रहा है कि राज्यपाल को किसी उस विषय संबंधी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। किसी भी अपराध के दोषी ठहराए गए व्यक्ति को वो क्षमादान यानी व्यक्ति को दंड के लिए क्षमा कर सकता है, परिलंबन कर सकता है, निलंबित कर सकता है, विराम दे सकता है, परिहार कर सकता है, दंडादेश को निलंबन कर सकता है और किसी भी सजा का लघुकरण कर सकता है। ध्यान रखना 161 में जो बताई गई है वो क्षमादान की शक्ति बताई गई है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज नहीं कर सकता, एक सेना विधि द्वारा अगर किसी को सजा मिली है तो वो माफ नहीं कर सकता, और एक अगर किसी को फांसी की सजा मिली है तो उसे माफ नहीं कर सकता। बाकी ये सब कुछ कर सकता है अगर किसी को दंड मिला हुआ है तो। वहीं अनुच्छेद 163 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 163 जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि संविधान द्वारा अगर
इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित किया जाता है कि जब वो अपने कार्यों को, कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तो वो अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ध्यान रखना, राज्य की मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163 में किया गया है। तो अगर पूछ लेगा आपसे आर्टिकल्स 163 के अंदर क्या उल्लेख है, यानी राज्यपाल जब भी कार्य करेगा, राज्यपाल जब भी कार्य करेगा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, जो उसको अधीनस्थ होंगे उनके माध्यम से करेगा। और उसको सलाह देने के लिए कौन होगा? सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी किसको सलाह देने के लिए? राज्यपाल को। इसके बाद अगर हम बात करें, ये होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, केंद्र में मंत्री परिषद अलग होती है, राज्य में अलग होती है। ढांचा एक जैसा ही होता है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री, स्टेट में मुख्यमंत्री, केंद्र में राष्ट्रपति और उधर से अपने देखे तो राज्यपाल। वहीं केंद्र की मंत्री परिषद, वहीं राज्य की मंत्री परिषद, इस तरीके से होती है। ध्यान रखना, अगर राज्यपाल कोई कार्य करता है तो उसकी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। राज्यपाल को जो मंत्री परिषद मंत्री सलाह देंगे, उससे सलाह देंगे तो उससे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, ध्यान रखना, भी न्यायालय के अंदर ये चर्चा नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने ये क्यों कहा, इसे हम वाद विवाद की श्रेणी से बाहर रखेंगे जी। तो इस तरीके से पिरामिड के समान ये ढांचा है शक्ति का। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 164 में किसका उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 164 काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में 101% है कि पूछेगा जी। ठीक है जी, अनुच्छेद 164 में कहा गया है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्लस अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य कौन? जो राज्य के मंत्री हैं, जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति की बात की गई है। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा, ध्यान रखना, राज्यपाल करेगा। वही अनुच्छेद 166 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 166 में बताया गया है कि राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां होगी, राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां होंगी वो किस में निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। राज्यपाल में निहित होंगी, ये बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 167 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने राज्यों को का प्रशासन संबंधी कार्य, विधान विषयक कार्यों की मंत्री परिषद की सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सभी सूचनाएं किसको देगा? राज्यपाल को। ये उसका कर्तव्य होगा सूचना देने का जी। इसके और अगर हम बात करें अनुच्छेद 174 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 174 में बताया गया है, अनुच्छेद 174 में बताया गया है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान ठीक समझे तो अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। तो क्या करेगा जी? अधिवेशन आहूत कर सकता है। आहूत करेगा अर्थात बुलाएगा जी, बुला सकता है। ध्यान रखना, एक सत्र की अंतिम बैठक आगामी
जो सत्र खत्म हो रहा है उसकी अंतिम बैठक और आने वाला जो अगला सत्र होगा उसके बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल समय समय पर सत्र बुलाता है, सत्र अवसान भी करेगा और विधानसभा का विघटन भी कर देगा। अगर आपसे पूछ ले विधानसभा भंग करने की शक्ति किसके पास में है, विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में है, राज्यपाल के पास में है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना विधानसभा को तभी भंग करेगा जब बहुमत नहीं रहेगा किसी के पास में, या फिर हम ये कह सकते हैं जब 5 वर्ष पूरे हो जाएं विधानसभा के, तब भी भंग कर सकता है। वही अनुच्छेद 188 क्या कह रहा है कि विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल और उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा। ध्यान रखना अनुच्छेद 188 के अंदर राज्य विधानमंडल के सदस्य शपथ लेंगे। शपथ किसके सामने लेंगे, राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएगा। अगर वो नहीं है तो उसके द्वारा जो नामित व्यक्ति कोई भी है उसके समक्ष शपथ लेंगे राज्य विधानमंडल। आप कहोगे राज्य विधानमंडल सर किसे कहते हैं, तो राज्य विधानमंडल में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। ध्यान रखना विधान परिषद होती है। तो विधानसभा अगर हम बात करें भारत के अधिकतर राज्यों में, अधिकतर क्या सभी राज्यों में, 28 राज्यों में आपको विधानसभा मिल जाएंगी। इसके साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं हैं, ये मिल जाएगी। विधान परिषद 6 ही राज्यों के अंदर है, जिसमें अगर हम बात करें यूपी आ जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में मिलेगी आपको विधान परिषद। आपको मिलेगी बिहार के अंदर, बिहार के अलावा आपको मिलेगी आंध्रा के अंदर, आंध्र प्रदेश। उसके अलावा आपको किस में मिलेगी, तेलंगाना के अंदर, ठीक है जी। उसके अलावा महाराष्ट्र, उसके अलावा आपको कहाँ मिलेगी, आपको कर्नाटक, ठीक है जी। तो ये आपको 6 विधान परिषदें मिलेंगी यहाँ पर। तो 188 के तहत बताया गया है कि विधानमंडल के सदस्य शपथ लेंगे राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएगा। अगर राज्यपाल नहीं दिला रहा है तो उसके द्वारा जो नामित व्यक्ति होगा वो दिलाएगा जी। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 200 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 200 कह रहा है कि जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है तो वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ठीक है। और राज्यपाल घोषित करे उस विधेयक को अनुमति नहीं देता है या अनुमति के लिए रोक लेता है, वो विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ये पेपर में बहुत बार आया है जी, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अनुच्छेद 200 क्या कह सकता है, अगर अनुच्छेद 200 क्या कह रहा है, अगर लगे राज्यपाल को, अगर ये लगे कि मामला जो विधानसभा के सदस्य है या विधानमंडल ही बोल दो, विधानमंडल ने कोई विधेयक भेजा है, विधानमंडल को कोई विधेयक भेजा है, प्रस्ताव भेजा है और उसका सही तरीके से उल्लेख नहीं है संविधान में, राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये शक्ति राज्यपाल की है। ध्यान रखना, अगर ऐसा मामला हो जाता है राष्ट्रपति अपने सब विवेक का प्रयोग कर सकता है। ये सब विवेक की शक्ति किसकी है, राज्यपाल की है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, राज्यपाल राष्ट्रपति इस पर अनुमति देगा तो भी इसके पास भेजेगा, पुनर्विचार के लिए भी इसी के पास भेजेगा, सीधा डायरेक्ट विधानमंडल के पास में नहीं भेजेगा। तो ये इसको वापस भेज सकता है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से होंगे। अब ये प्रस्ताव दोबारा आएगा, पास होके आएगा तो इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, हस्ताक्षर
अगर कभी राष्ट्रपति के लिए अनुमति के लिए रख दिया जाए तो अंत में राष्ट्रपति ही उस पर सिग्नेचर करेगा जी, तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। मान लीजिए एक बार राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कोई प्रस्ताव भेज दिया जाता है तो उस पर निर्णय लेने की शक्ति ही केवल और केवल राष्ट्रपति की रह जाती है, दूसरों की नहीं रहती है। इसी तरीके से अनुच्छेद 202 में बताया गया है कि राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त वर्ष में संबंध में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष की जो प्राप्तियां होंगी व्यय का विवरण रखेगा। तो जो खर्च होगा उसका उल्लेख अनुच्छेद 202 में बताया गया है। यानी विधानमंडल की जो प्राकृत प्राप्तियां होंगी और उनके जो व्यय का विवरण राज्यपाल रखेगा वहां पर। तो वहीं पर अगर हम बात करें 213, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर में काफ़ी पूछे जाने की संभावना है, बहुत बार पूछते हैं। अनुच्छेद 213 इसमें राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब आप कहोगे सर अध्यादेश क्या चीज होती है? देखिए जी, अध्यादेश जब सत्र ना चल रहा हो, अचानक से जरूरत पड़ जाए कानून कोई लाने की, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को कहकर अध्यादेश जारी करवा सकता है। अध्यादेश जारी करने के लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 213। वहीं केंद्र सरकार में राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत जारी करता है। जैसे राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करता है, वहीं राज्यपाल 213 के तहत जारी करता है। ध्यान रखना, अध्यादेश अस्थायी कानून होता है। अगर आपसे कहे कि इसकी अवधि कितनी होती है, तो कुछ लोग बताते 6 माह नहीं होती अवधि। आने वाला जो सत्र जो भी होगा, यानी जब भी आए, महीने में 2 महीने में जब भी आए, आने वाला जो सत्र होगा उसके पहले दिन से लेकर अगले 6 सप्ताह तक वैलिड होगा जी। वो आने वाले सत्र के प्रथम दिवस से अगले 6 सप्ताह तक ये वैलिड होगा, यानी मान्य होगा 6 सप्ताह। अगर इस दौरान वो कानून नहीं बनता है तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जी। तो 213 में अध्यादेश की शक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करवा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें संविधान का अनुच्छेद 163 क्या कहता है, वहीं अगर हम बात करें भी संविधान के राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से कार्य करने की संभावना की परिकल्पना की गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी किसी भी संभावना की परिकल्पना नहीं की गई है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की विवेकीय शक्ति है, स्वविवेकीय शक्ति है। स्वविवेक के आधार पर शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ध्यान रखना, राज्यपाल के पास स्वविवेकीय शक्तियां अधिक है, राष्ट्रपति के पास में स्वविवेकीय शक्तियां कम है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता है और उसमें यह कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया था, जबकि राज्यपाल के लिए अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन ये होता है 1976 के अंदर, और बताया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा प्रावधान अभी तक तो नहीं है, आगे कभी आ जाए तो पता नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करें राज्यपाल किन लोगों की नियुक्ति करता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें
अगर हम बात करें किन किन को नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ आयोग दे रखे हैं, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग ARC अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी दल से संबंध ना रखता हो। दलगत राजनीति से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति क्या है, राज्यपाल बनाना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें और राज्यपाल के बारे में क्या कहा गया है, देखिए जी 1983 के अंदर एक आयोग बना था। 1983 के अंदर सरकारिया आयोग कब बना था? 1983 के अंदर। अभी CET का एग्जाम हुआ और उसमें ये पूछा था सरकारिया आयोग का उल्लेख हमने पढ़ा था और उसमें सुझाव दिया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति जब की जा रही तो भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इसके परामर्श से की जानी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये रहता है कि ये पक्षपात ना करे, उससे बचने के लिए इसका प्रावधान किया गया था। सन 2000 के अंदर संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए एक गठित राष्ट्रीय आयोग किया गया था, जिसमें राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करने के बाद नियुक्ति करना चाहिए। मान लीजिए राजस्थान में किसी राज्यपाल को नियुक्त करना है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए। ऐसे प्रावधान मांगे गए थे। और इसके बाद वेंकटचेलिया आयोग 2002 में बना गया था। उसमें पूछा था कि राज्यपाल की जब नियुक्ति करते हैं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और जिस राज्य में उसकी नियुक्ति करनी है वहां के मुख्यमंत्री एक कमेटी, इन सब की कमेटी बनके और उसमें नाम देना चाहिए। ऐसे प्रावधान किए गए थे। इसके बाद 2007 के अंदर क्या है, पुंछी आयोग आया था। पुंछी आयोग 2007 में आया था, ध्यान रखना। 2007 में पुंछी आयोग ने सुझाव दिया था कि अगर राज्यपाल का चयन करना है, उपराष्ट्रपति से पूछे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित जिस राज्य में उसको नियुक्त करना है वहां के मुख्यमंत्री से भी एक समिति बनानी चाहिए। तो इनका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये था कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति करनी है उस संबंध में कुछ सुझाव थे, उनकी चर्चा की। इसके बाद अगर हम देखें राज्यपाल की शक्तियां और कार्यों का उल्लेख देखेंगे, किस प्रकार से है, उसके पास में शक्तियां क्या है, किस प्रकार से कार्य है, उनके बारे में देखेंगे। तो अगर हम देखें राज्यपाल के पास में शक्तियां क्या होंगी, अगर देखें उसके पास में कार्यकारी शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां होती है। वह भारत के राष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास में जो डिप्लोमेट्स, जो सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं, जो राजनयिक शक्तियां होती है वो नहीं होती है, सैन्य शक्तियां होती है वो नहीं होती है। राज्यपाल पद की शक्तियों और कार्यों को हम आगे बेहतर तरीके से और तरीके से देखते हैं कि राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियां अगर हम देखें, जितनी भी कार्रवाइयां राज्य की होंगी, राज्य की जितनी भी कार्रवाइयां, राज्य सरकार की जितनी भी कार्रवाइयां होंगी उसके औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होंगी। और कोई भी नियम बनेंगे उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे, वो राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। और उसके बाद अगर हम देखें, जब राज्य के अंदर जितने भी कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल मंत्रियों के बीच में आवंटन के लिए नियम बना सकता है कि कार्य को और बेहतर तरीके से करो। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और जो मंत्री होते हैं उसी के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जैसे एक राज्य है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यहाँ पर क्या है, एक आदिवासी कल्याण मंत्री होना अनिवार्य है, तो उसे कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल करता है। वहीं बिहार की बात करें तो 2006-94 में संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान पहले बिहार के लिए भी था लेकिन बाहर कर दिया गया था। उसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वो उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। महाधिवक्ता राज्य की इच्छा और प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसके अलावा वह राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवाएं, शर्तें, कार्यकाल, उनके संबंध में भी वो कार्य करता है।
इसके बाद अगर हम देखें जो राज्य के सेवाओं के लिए करता राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उनके आधारों से हटाया जा सकता है, तो उनको हटाने की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल है। वहीं अगर हम बात करें राज्य के लोक सेवा आयोग जो होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ विचार विमर्श करने के लिए किसी भी मंत्री से निर्णय अगर हम चाहें उससे सुझाव मांगे जा सकते हैं। राष्ट्रपति को किसी भी राज्य के संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश हमेशा कौन करेगा? अनुच्छेद 356 के लिए सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल करेगा कि यहाँ पर राज्य आपातकाल लगा दीजिए। राज्य भारत के राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में किसी भी राज्य के अंदर कार्य करता है, ये शक्ति भी किसके पास में है? राज्यपाल के पास में है। वह राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होंगे उनका कुलाधिपति कौन होता है? गवर्नर होता है। ये महत्वपूर्ण है जी लाइन कि राज्य के जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, राज्य की, ध्यान रखना केंद्र की नहीं, राज्य की जो यूनिवर्सिटियां हैं उसका कुलाधिपति कौन होता है? वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। बाकी जो होते हैं उप कुलाधिपति जो यूनिवर्सिटी को संभालते हैं, वाइस चांसलर, वो होते हैं। इस प्रकार राज्यपाल की विधायी शक्तियां, जब भी विधानमंडल में कोई भी कानून विधानमंडल को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, ये शक्ति किसके पास में होती है? राज्यपाल के पास में होती है। वो विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें वह विधान परिषद में साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी, सरकारी आंदोलन, समाज सेवा, सामाजिक सेवा और विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नामित कर सकता है, विधान परिषद में नामित कर सकता है। कौन? भारत का गवर्नर। वहीं 2020 में पहले ऐसे प्रावधान था कि एंग्लो इंडियन के समुदाय को एक व्यक्ति को नामित कर सकता था। हालांकि 2019 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटें को समाप्त करके ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अभी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी, पहले कर सकता था राज्यपाल। इसके अलावा वह भारत के निर्वाचन आयोग को परामर्श से राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय देता है। अगर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय देना हो तो वो कौन देगा? राज्यपाल देगा। अगर हम बात करें उसके पास में, राज्यपाल के पास में कुछ विवेकीय शक्ति होती है, वह अपनी विवेक से विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, सहमति वापस लौटा सकता है। वे विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो, ध्यान रखना धन विधेयक नहीं है तो विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ध्यान रखना धन विधेयक को राज्यपाल कभी भी नहीं लौटाएगा। धन विधेयक जब भी रखा जाता है तो उससे पूछ के रखा जाता है, इसीलिए धन विधेयक को राज्यपाल कभी भी लौटा नहीं सकता है। तो इस बात का अच्छे तरीके से ध्यान रखना। तो बिना किसी संशोधनों को पारित किया राज्यपाल को विधेयक और अपनी सहमति देनी होगी। विधेयक पर राष्ट्रपति के विचार के लिए आर्टिकल 200 के तहत रख सकता है। वहीं अगर हम बात करें विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति के खतरे पर, अगर हम बात करें अगर ऐसा मामला है आरक्षण अनिवार्य आधार जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, वहां पर सुरक्षित रख सकता है। ठीक है जी। और इसके अगर हम देखें उसके पास में अन्य शक्तियां कौन सी है? उसका अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसके पास वित्तीय शक्ति है। राज्य का जितना भी पैसा होता है राज्यपाल के नाम से ही निकाला जाता है। जो वार्षिक वितरण बजट रखा जाता है वो राज्यपाल के नाम से रखा जाता है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा राज्यपाल की सिफारिश के अनुदान के बिना राज्य का पैसा नहीं निकाला जा सकता है। वह पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। देखिए अनुच्छेद 243 I और Y में दे रखा है, राज्य वित्त आयोग के बारे में अपने को उल्लेख मिलता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके पास में न्यायिक शक्तियां क्या होती है? न्यायिक शक्तियां भी इस प्रकार होती है, वह किसी के कानून के
दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है। पूर्ण रूप से अगर हम देखें, ध्यान रखना, फांसी और मार्शल लॉ दो को छोड़कर वो सब कुछ कर सकता है। वह उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये महत्वपूर्ण है जी। उच्च न्यायालय के परामर्श से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है जी। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है जी, परामर्श देता है। इस तरीके से हो जाएगा। राज्य उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोग को परामर्श से राज्य की न्यायिक सेवा यानी जिले के न्यायाधीशों के अलावा व्यक्तियों की नियुक्ति भी कौन करवाता है? वो राज्यपाल करवाता है। तो ये थे राज्यपाल की शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां। अब करेंगे हम आज तक के राज्यपाल। देखिए जी, जब राजपूताना रियासत इकट्ठी हो रही थी उस समय पहले जो हमारे राज प्रमुख बनते हैं, सवाई मान सिंह द्वितीय आमेर के राजा थे। 1949 से 1956 तक यही रहे थे जी। ठीक है जी, सवाई मान सिंह द्वितीय। ठीक है। अगर हम बात करें जो पहले राज्यपाल बने थे वो थे सरदार गुरमुख सिंह निहाल। सरदार गुरमुख सिंह निहाल सिंह 1956 से लेकर 1962 तक। और इसके बाद थे संपूर्णानंद जी 1962 से 1967 तक। इनके समय में राज्यपात काल लगा था पहली बार। फिर सरदार हुक्म सिंह अगले बनते, सरदार हुक्म सिंह दो बार बनते, 1967 से 1970 और 1970 से 1972 तक बनते हैं। इसके बाद अगले जो हमारे राज्यपाल होंगे वो होंगे, ठीक है जी, जगत नारायण जी 1970 से 1970 तक रहे थे। और फिर बनते जोगेंद्र सिंह 1972 से 1977 से जोगेंद्र सिंह। फिर है जी वेदप्याल त्यागी जी, इनके समय में भी लगता है आपातकाल 1977 से 1977 तक रहते हैं। उसके बाद में रघुकुल तिलक 1977 से 1981 तक, ये आपातकाल जो राज्यपातकाल को समाप्त करने की घोषणा करवाते हैं। केडी शर्मा 1981 से 1982 तक, इनको देख लीजिए जी। इसके बाद ओपी मेहरा 1982 से 1985 और 85 से 85 तक ओपी मेहरा जी रहते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें पीके बनर्जी 1985 से 1985 तक रहते हैं। फिर डीपी गुप्ता 1985 से 1985। और फिर है वसंत राव पाटिल, ये 1985 से 87 तक रहते हैं। और इसके बाद में JS वर्मा 1987 से 1989 से 1989 तक रहते हैं, कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। फिर है सुखदेव प्रसाद 1988 से 1989 और 1989 से 1990। देखिए आजकल पेपर बनते हैं स्तरीय, तो इसमें ये लिस्ट को आप अच्छे तरीके से देखना कब कौन सा था, इसको भी आजकल ध्यान रखना आवश्यक है, पेपर में जरूर पूछते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले है बिलाप चंद जैन 1990 से 1990 तक कार्यवाहक रहते हैं। ठीक है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 1990 से 1991 तक। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है जी, स्वरूप सिंह गवर्नर ऑफ गुजरात एडिशनल चार्ज के तौर पर रहते हैं 1991 से 1992 तक। फिर है M चिन्ना रेड्डी 1992 से 1993 तक। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जानकी मंडल जी, ये रहते गवर्नर ऑफ हरियाणा, ये भी एडिशनल चार्ज पे रहते हैं 1993 से 1993 तक। और बलीराम भगत ये 1993 से 1998 तक रहते हैं। फिर दरबारा सिंह पद पर रहते हुए मृत्यु 1998 से 1998 पद पर रहते हुए मरने वाले राज्यपाल राजस्थान के दरबारा सिंह पहले। फिर NL, ठीक है जी, त्रिवल सिंह जी है 1998 से 1999 तक। और उसके बाद में अंशुमन सिंह है 1999 से 2003 तक। इसके बाद अगले हैं निर्मल चंद जैन, इनकी भी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी 2003 से 2003 तक डेथ हो गई थी, पद पर मृत्यु निर्मल चंद जैन। आजकल प्रश्न पूछते पद पर मरने वाले राज्यपाल कौन से है, तो ध्यान रखना एक अगर हम जोगेंद्र सिंह दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन है और दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन
और उसके बाद एडिशनल चार्ज लेते हैं कैलाशपति मिश्रा गवर्नर ऑफ गुजरात, वो एडिशनल चार्ज 2003 से 2004 तक रहते हैं। मदन लाल खुराना 2004 से 2004 ये रिजाइन कर देते हैं। फिर है टीवी राजेश्वर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये चार्ज लेते हैं एडिशनल चार्ज 2004 से 2004 तक। और इसके बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल 2004 से 2007 तक रही थी, बाद में ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए चली गए थे, रिजाइन कर दिया था इन्होंने। और इसके बाद में आर के किंदवई गवर्नर ऑफ हरियाणा, ये एडिशनल चार्ज पे रहते हैं, 2007 से 2007 तक एडिशनल चार्ज लेते हैं। फिर है शैलेंद्र कुमार जैन, पद पर रहते इनकी भी मृत्यु हो गई थी, पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 2007 से 2009 के दौरान डेथ हो गई थी। इसके बाद में प्रभा राव गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहले एडिशनल चार्ज लेती है 2009 से 2010 तक, और उसके बाद में 2010 से 2010 में इनकी भी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें शिवराज पाटिल गवर्नर ऑफ पंजाब, 2010 से 2012 तक एडिशनल चार्ज पे रहते हैं ये। और उसके बाद में मार्गरेट अल्वा, ये 2012 से 2014 तक रहती है। और उसके बाद में आता है राम नाइक, ये एडिशनल चार्ज पे रहते हैं 2014 से 2014 तक एडिशनल चार्ज। और उसके बाद में कल्याण सिंह, एक लंबे अंतराल के बाद में 5 वर्ष पूरे करते हैं कल्याण सिंह, 2014 से 2019 तक। और कलराज मिश्र 2019 से 2024 तक। और इसके तहत हाल ही में कुछ दिन पहले जो बने हैं हरिभाऊ वागड़े जी गवर्नर ऑफ राजस्थान है वर्तमान के। और अगर हम बात करें राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, 31 जुलाई 2024 को राजभवन जयपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े जी को राजस्थान के राज्यपाल की शपथ दिलाते हैं। तो ये राजस्थान के राज्यपाल का टॉपिक पूरा होता है, और जिसमें हमने अनुच्छेद 152 से प्रारंभ करके विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे तरीके से देखना। अगर किसी आपको प्रकार का डाउट है तो कमेंट करना, आपको उसका उत्तर निश्चित रूप से दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।